मूवी की शुरुआत में हम एक हैंडसम शहजादे को देखते हैं जो शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपनी टीम के साथ शिकार के लिए जाता है तो जंगल में एक ब्लैक हिरन को देखता है जिसे देखकर शहजादे को वो बहुत पसंद आ जाता है। वो उसे शिकार करने की कोशिश करता है लेकिन हिरन बहुत तेज होता है और भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन शहजादा अकेले ही शिकार पर जाता है। वो फिर से उसी हिरन को देखता है और उस पर शूट करता है जिससे उसे चोट लग जाती है और वो भागता हुआ अपनी झोपड़ी में चला जाता है। वहाँ एक लड़की उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगती है। उसे छुपकर देखता शहजादा अपना दिल हार बैठता है। हिरन के वहाँ से चले जाने के बाद शहजादा सामने आता है और उस लड़की के पास जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सुनकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। फिर कहानी कुछ समय पहले के एक गांव की तरफ जाती है जहां कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वहीं दो भाई बहन सोफिया और मिक भी खेल रहे होते हैं और बहुत खुश रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनकी ये खुशियां जल्दी ही खत्म होने वाली हैं। उनकी माँ बीमार रहने लगती है और एक दिन उसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। दोनों बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनके पापा बिना किसी औरत की मदद के उन्हें संभाल नहीं पाते। पापा शादी के लिए कोई अच्छी औरत ढूंढ रहे होते हैं और आखिरकार उन्हें मरिया नाम की एक औरत मिलती है जिसकी पहले से एक बेटी होती है। शादी होते ही सोफिया और मिक अपनी सौतेली बहन एला के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। मरिया उन सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उन्हें लगता है कि स्टेप मॉम्स की बुरी कहानियां बस कहानियां ही होती हैं। उनकी स्टेप मॉम तो बहुत अच्छी है। एक दिन उनके पापा को एक लंबे सफर के लिए निकलना था और जाने से पहले वो मारिया से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसे एक कमरे में ले जाते हैं। वहाँ वो मरिया को अपने पुराने बॉक्स से कुछ चीजें निकाल कर दिखाते हैं जिन्हें देखकर मरिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मरिया देखती है कि वो संदूक सोने और चांदी से भरा हुआ है। फिर पापा मरिया को एक सुंदर नेकलेस पहनाते हैं जिससे मरिया काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपनी उस बॉक्स की चाबी भी मरिया को दे देते हैं। यहीं पर मरिया के दिमाग में एक शैतानी मंसूबा आता है। बाहर आकर मरिया अपना वो नेकलेस अपनी बेटी एला को दे देती है। वहीं पापा अपने बेटे मिक को एक वॉच देते हैं और अपनी बेटी सोफिया को एक खूबसूरत ब्रेसलेट पहनाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद जब पापा ड्रिंक करते हैं तो वो अचानक गिर जाते हैं क्योंकि मरिया ने उस ड्रिंक में जहर मिला दिया था और यहीं पर मरिया अपने पति का मर्डर कर देती है। यहीं हमें पता चलता है कि मरिया कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक विच यानी जादूगरनी थी जिसने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। पापा की मौत के बाद सोफिया और मिक की जिंदगी नरक बन जाती है। मरिया उनसे नौकरों जैसा काम करवाने लगती है, जबकि एला को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। एला भी अपनी माँ के कहने पर सोफिया और मिक पर हुक्म चलाती थी और हर छोटा बड़ा काम उनसे करवाती थी। एक दिन किसी बात पर एला नाराज हो जाती है तो मरिया अपनी बेटी को खुश करने के लिए सोफिया और मिक को स्टोर रूम में बंद कर देती है और उनसे उनकी वो ब्रेसलेट और वॉच भी ले लेती है जो उनके पापा ने उन्हें दी थी। कुछ दिनों तक खाना ना मिलने से दोनों भाई बहन बहुत कमजोर हो जाते हैं। मरिया उन्हें कई दिनों के बाद सूखी रोटी के कुछ टुकड़े देती है, लेकिन उससे उनकी भूख खत्म नहीं होती। मिक अपनी बहन सोफिया से कहता है, जब हमारे पापा जिंदा थे तो मरिया कितनी अच्छी बनकर रहती थी और पापा के मरते ही इसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब ये हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी, इसलिए हमें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। सोफिया को भी उसकी बात समझ आ जाती है। वो दोनों मिलकर लकड़ी का दरवाजा तोड़ देते हैं। वो घर से भाग जाते हैं, लेकिन भागते हुए मिक को अपनी वॉच और सोफिया के ब्रेसलेट का ध्यान आता है, तो वो अपने पापा का दिया हुआ वो आखिरी तोहफा चुपके से अपने ही घर से चोरी कर लेता है और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। भागते हुए वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं और चलते चलते आगे बढ़ते जाते हैं। उधर जब सुबह एला स्टोर जाती है तो वो देखती है कि सोफिया और मिक वहाँ से भाग चुके होते हैं। वो तुरंत जाकर अपनी मॉम मारिया को बताती है। मारिया फौरन नेकलेस और वॉच चेक करती है और जब देखती है कि दोनों चीजें गायब हैं तो उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। मरिया, जो कि एक जादूगरनी थी, अपने जादू से एक बॉल निकालती है और उस बॉल में सोफिया और मिक को देखती है जो जंगल में भूख और प्यास से बेहाल होकर भटक रहे थे। मिक एक सेब का पेड़ देखकर दौड़कर उसकी तरफ जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि सेब सूख चुका है तो बहुत निराश हो जाता है। ये देखकर मरिया खुश हो जाती है और उन्हें फंसाने के लिए एक जादुई चाल चलती है। मरिया उनकी भूख और प्यास का फायदा उठाने के लिए उनके रास्ते में एक जादुई पानी की नहर बना देती है। मिक जैसे ही पानी देखता है वो बहुत खुश होता है और पानी पीने ही वाला होता है कि तभी उसे पानी में एक शेर नजर आता है।
शेर मिक से कहता है, इस पानी से दूर रहो, ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, ये जादुई पानी है, इसे पीकर तुम एक शेर में बदल जाओगे। सोफिया तुरंत मिक को पानी पीने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था अगर मिक शेर बन गया तो वो सोफिया को ही नुकसान पहुंचा सकता है। उसी वक्त एला का हाथ फिसलता है और उसके हाथ से जादुई बॉल नीचे गिर जाती है और पास की नाली में बहने लगती है। मरिया बॉल को पानी में गिरा देख एला से कहती है कि वो जाओ और बॉल को नाली से निकालो। एला नाली में जाकर वो बॉल उठाती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि बॉल टूट चुकी है तो वो ये बात अपनी मॉम को बताती है। ये सुनकर मारिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उधर सोफिया को होश आता है तो वो अपनी परवाह के बिना अपने भाई मिक को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उसे अपने करीब एक हिरण आता दिखाई देता है जो उससे कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अपने भाई को हिरण बना देखकर सोफिया का दिल टूट जाता है। वो भी उसी नहर का पानी पी लेती है ताकि वो भी अपने भाई जैसी बन जाए, लेकिन पानी पीने के बावजूद सोफिया पर न मरिया के जादू का असर होता है और न पानी का। ये देखकर सोफिया हैरान रह जाती है। अब उसका जीने का कोई मन नहीं रह गया था। वो बहुत उदास थी क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अब मिक खुद का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए उसे जीना होगा अपने भाई के लिए। सोफिया हिरण में बदले अपने भाई को साथ लेकर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे जंगल में एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई देती है जहाँ कोई नहीं था। सोफिया अपने भाई के साथ वहीं रहने का फैसला करती है। अब वो दोनों जंगल में घूम घूम कर खाने के लिए कुछ ढूंढ लाते और जंगल के झरनों से पानी पी लेते थे। सोफिया मिक के गले में एक कपड़ा बांध देती है ताकि वह उसे हमेशा पहचान सके। सोफिया उस झोंपड़ी को रहने लायक बना लेती है और वहीं रहते रहते 5 साल बीत जाते हैं। अब हम कहानी के पहले सीन पर आते हैं। इस राज्य के महल में एक राजकुमार रहता था जो बहुत हैंडसम था और जंगल में शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपने मुलाजिमों की एक पूरी टोली लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है, उसी जंगल में जहाँ सोफिया अपने भाई के साथ रहती थी। सोफिया का हिरण्य भाई उससे बाहर जाने की इजाजत मांगता है। सोफिया उसे जाने देती है लेकिन सावधान रहने को कहती है क्योंकि हिरन अक्सर जानवरों और इंसानों के शिकार बन जाते थे। दूसरी तरफ प्रिंस भी शिकार की तलाश में जंगल पहुंच चुका था। वो इधर उधर कोई अच्छा जानवर तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर हिरन पर पड़ती है जिसके गले में कपड़ा बंधा हुआ था। प्रिंस उस तेज दौड़ते हिरन को देखकर हैरान रह जाता है। प्रिंस की नजर पड़ते ही मिक खतरा भांप जाता है और तेजी से भागकर वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चला जाता है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सोफिया को पुकारता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, दरवाजा खोलो। सोफिया दरवाजा खोल देती है और मिक अंदर आकर उसे बताता है, मेरे पीछे एक प्रिंस लगा हुआ है जो मुझे शिकार करना चाहता है। प्रिंस और उसके साथ आए लोग शिकार तो कर लेते हैं, लेकिन प्रिंस को वो हिरण बहुत पसंद आ चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वो कल फिर आएगा, उस हिरण को ढूंढेगा और इस बार शिकार करके ही लौटेगा। अगले दिन प्रिंस अकेले ही शिकार पर जंगल में जाता है। गले में बंधे कपड़े के कारण वो उस हिरण को पहचान लेता है। प्रिंस चुपचाप उसका पीछा करता है और निशाना साधकर अपनी गन से फायर कर देता है। गोलियां लगने के बावजूद हिरण गिरता नहीं, बल्कि तेजी से दौड़ता हुआ झोंपड़ी की ओर भाग जाता है। यह देखकर प्रिंस भी उसका पीछा करता है और झोंपड़ी के पास तक पहुंच जाता है। वो अपने घोड़े से उतरकर चुपके से झाड़ियों के पीछे से झोंपड़ी की तरफ बढ़ता है। वहां वो यह देखकर हैरान रह जाता है कि एक सुंदर लड़की उस हिरण के जख्मों की सफाई कर रही है। सोफिया को अपने भाई के जख्म पर दवा लगाते हुए ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वह दरवाजे की ओर देखती है। प्रिंस तुरंत झाड़ियों में छिप जाता है। सोफिया देखने के लिए उठती है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। प्रिंस झाड़ियों की ओट से सोफिया को निहारता रहता है और उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। यहीं प्रिंस को अपने की पर पछतावा होता है कि उसकी वजह से सोफिया को तकलीफ सहनी पड़ी। प्रिंस को सोफिया से पहली नजर का प्यार हो जाता है। वो अपने दिल को हार बैठता है और सोफिया को चुपचाप देखता रहता है। सोफिया अपने भाई यानी हिरण के जख्मों की मरहम पट्टी करके उसे रस्सी से बांध देती है ताकि वो दोबारा जंगल में न जा सके और न ही कोई उसे शिकार कर सके। लेकिन मिक बहुत तेज था। वो हिरण बनकर भी अपनी शरारतें नहीं छोड़ता और चुपके से रस्सी खोलकर जंगल की ओर भाग जाता है। प्रिंस झाड़ियों में छिपा ये सब देख रहा होता है। जब उसे मौका मिलता है और सोफिया अकेली रह जाती है, तो वो झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलता है और सोफिया के पास आ जाता है। प्रिंस उसे बताता है, मैं इस राज्य का प्रिंस हूँ। फिर बिना देरी किए वो अपने दिल का हाल सोफिया को बता देता है, मैं तुम्हारी सुंदरता से पहली ही नजर में प्रभावित हो गया हूँ और तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यह सब कहकर प्रिंस सोफिया को शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। उसकी बात सुनकर सोफिया हक्का बक्का रह जाती है।
उसे विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान पहली मुलाकात में ही प्यार का इजहार और शादी का प्रस्ताव कैसे दे सकता है। सोफिया उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसी वक्त मिक भी वापस आ जाता है और सोफिया प्रिंस को कोई जवाब नहीं दे पाती। उधर मरिया अब तक एक नई जादुई बॉल बना लेती है और अब उसका एक ही सपना रह गया था कि वो एला की शादी किसी शहजादे से करवा दे। इधर सोफिया ने अपने भाई मिक को शहजादे के प्रपोजल के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर मिक कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम अब शहजादे के महल में शिफ्ट हो जाएं। वहाँ हमें शाही प्रोटोकॉल मिलेगा और हम मजे से ऐश की जिंदगी जिएंगे। ये सब सुनकर सोफिया शहजादे का प्रस्ताव कबूल कर लेती है और उसके साथ महल जाने के लिए तैयार हो जाती है। महल आने के बाद प्रिंस और सोफिया की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। लेकिन यह सब जादुई बॉल से देख रही मरिया से बर्दाश्त नहीं होता कि सोफिया की शहजादे से शादी हो गई है। एला ये देखकर रोने लगती है, जिस पर जादूगरनी गुस्से से पागल हो जाती है। मेरी बेटी दर्द में रहे और सोफिया वहाँ मस्ती करे। वो एला को तसल्ली देती है और कहती है, तुम रो मत, मैं अब ऐसी चाल चलने वाली हूँ कि सोफिया उस महल से निकल जाएगी और तुम्हारी जगह उस महल में तुम रानी बनकर राज करोगी। समय बीतता है और सोफिया प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रिंस जो पहले ही उससे बहुत प्यार करता था, अब उसका और भी ज्यादा ध्यान रखने लगता है। प्रिंस सोफिया की सेवा के लिए एक नौकरानी रखने का फैसला करता है। यह बात जब जादुई बॉल से देख रही मरिया को पता चलती है तो वो एक नई योजना बनाती है। मैं खुद ही नौकरानी बनकर महल जाऊंगी। प्रिंस जब सोफिया के लिए नौकरानी चुन रहा होता है तभी मरिया और एला वहां आ जाती हैं और ऐसी चाल चलती हैं कि प्रिंस उन्हीं दोनों को नौकरानी के तौर पर चुन लेता है। उनकी चाल कामयाब हो जाती है और अब दोनों महल में नौकरी करने लगती हैं। सोफिया की तबीयत बिगड़ने लगती है और कुछ ही दिनों में वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बच्ची के जन्म के बाद मरिया और एला उसके पास आती हैं और कहती हैं, हम आपको आराम देने के लिए खास जड़ी बूटियों वाले पानी से नहलाते हैं। सोफिया उनके साथ चली जाती है, जहां उन दोनों ने पहले से ही पानी को गर्म कर रखा था। जैसे ही सोफिया वहां पहुंचती है, धुएं की वजह से उसकी सांस रुकने लगती है। उसी वक्त दोनों उसे अपनी असली पहचान दिखाती हैं और सोफिया की छोटी काट देती है, फिर उसे जबरदस्ती उस पानी में जाने पर मजबूर करती है। जैसे ही सोफिया पानी में जाती है, वो लोग उसे वहीं बंद करके चली जाती हैं। सोफिया तकलीफ और बेबसी में प्रार्थना करने लगती है और उसी समय वो एक कबूतर में बदल जाती है। कबूतर बनते ही सोफिया उड़कर वहां से बाहर निकल जाती है और सीधे अपनी बेटी के पास पहुंचती है। उधर मरिया एला को सोफिया की जगह सुला देती है और उसके चेहरे को कपड़े से ढक देती है ताकि प्रिंस उसका चेहरा न देख पाए। मरिया सोफिया की कटी हुई छोटी को एला की छोटी से बांध देती है और उसे ऐसे तैयार कर देती है कि देखने में वो सोफिया ही लगे। प्रिंस जब कमरे में आता है तो मरिया बहाना बनाते हुए कहती है, सोफिया को हिरण की वजह से बीमारी हो गई है और उस बीमारी के कारण उसके चेहरे पर दाने निकल आए हैं, इसलिए उसने अपना चेहरा ढंका हुआ है। लेकिन मरिया की इस बात के पीछे एक और साजिश होती है। वो इसी बहाने कहती है, इस बीमारी के फैलने से पहले ही हमें उस हिरण को मार देना चाहिए। प्रिंस ये सुनते ही हिरण को मारने का फैसला करता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि हिरण को खत्म कर दिया जाए। सिपाही मिक यानी हिरण को ढूंढने लगते हैं। प्रिंस का आदेश सुनकर मिक जान बचाने के लिए छिप जाता है, लेकिन एक सिपाही जो उसकी देखभाल करता था उसे ढूंढ निकालता है और मारने की कोशिश करता है। तभी उस सिपाही की पत्नी वहां आ जाती है और कहती है, ये इतना मासूम है, इससे किसी को क्या खतरा हो सकता है, इसे मत मारो, हम शहजादे से कह देंगे कि हमने इसे मार दिया है। मिक की मासूम शक्ल देखकर सिपाही का दिल पिघल जाता है और वो उसे अपने पास ही छिपाकर रख लेता है। जब सिपाही मिक को खाना पानी देने जाता है तो मिक पानी में दिखने वाले अक्स की मदद से उसे सब कुछ बता देता है। मारिया ने सोफिया और मिक पर क्या क्या जुल्म किए हैं और अब भी वो उन्हें मारने की साजिश कर रही है। यह सब सुनकर सिपाही महल जाता है, जहां प्रिंस को सब बताने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है मरिया प्रिंस से कह रही होती है, इस बीमारी के कारण सोफिया की मौत हो चुकी है। यह सुनते ही सिपाही तुरंत अंदर जाता है और प्रिंस को मरिया और एला की सारी सच्चाई बता देता है कि इन्हीं दोनों ने सोफिया की जान लेने की कोशिश की और मिक असल में सोफिया का छोटा भाई है, जिसे ये लोग मारने की साजिश कर रही थीं। अब प्रिंस को सब समझ आ जाता है। वो सोफिया के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो पता चलता है कि वो असल में एला है। मरिया और एला समझ जाती हैं कि अब उनकी कोई चाल काम नहीं आने वाली, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन प्रिंस उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देता? उन्हीं की वजह से उसकी पत्नी मरते मरते बची थी, इसलिए प्रिंस उन्हें गोली मार देता है
और उनकी जान ले लेता है। जैसे ही वो दोनों मरती हैं, उनका किया हुआ सारा जादू टूट जाता है। सोफिया फिर से इंसान बन जाती है और मिक भी वापस उसी छोटे लड़के में बदल जाता है जिसने जादुई पानी पिया था। सोफिया अपने भाई को वापस पाकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर खुशी से झूमने लगती है। उन्हें खुश देखकर प्रिंस भी बहुत खुश होता है और यहीं इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।